नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन 2022 के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है, ये सवाल लगातार उठते रहे हैं और एक बार फिर उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता एक बार फिर से अलग अलग अपनी ढपली अपना राग वाली सर पर चल रहे हैं। चाहे हरीश रावत की बात करें, इंदिरा हृदयेश की बात करें, प्रीतम सिंह की बात करें या फिर पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बात करें, तो राज्य के बड़े बड़े ऐसे कांग्रेस के चेहरे हैं जो अक्सर अमूमन अलग अलग सुर में बोलते नजर आते हैं। और आपसी दूरी तो हम सब देखते ही हैं कि महेश नेगी मामले को भी कांग्रेस पूरे तेवर के साथ एकजुट होकर नहीं उठा पाए। यहां तक कि हाल में जो वर्चुअल रैली हुई थी, किशोर उपाध्याय को उसमें बुलाया तक नहीं गया और उन्होंने खुलकर उस पर नाराजगी भी जताई है। और किशोर उपाध्याय के आम आदमी पार्टी में जाने की भी चर्चाओं ने जोर पकड़ा, हालांकि उन्होंने खारिज किया। यही नहीं, सीधे सीधे प्रदेश कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं पर भी किशोर उपाध्याय ने सवाल उठा दिए थे। तो कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, कितनी तैयार वो 22 में बीजेपी से लड़ने के लिए है, उसको हम आपको आज हम समझाएंगे, आगे बताएंगे। तो आज की बहस शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस ही नहीं बल्कि राज्य की जनता के जहन में भी तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, 22 में विपक्ष यानी कि कांग्रेस कितना तैयार है? आपसी लड़ाई में क्या जन मुद्दों से विपक्ष दूर होता जा रहा है? क्या जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो हो सकता है कि 22 तक पार्टी को छोड़ दें? नेताओं पर आला कमान का भी क्या अब कोई असर नहीं रह गया, जो बार बार कहने के बावजूद एकजुटता नजर नहीं आ रही है? और कांग्रेस की लड़ाई क्या बीजेपी को वॉकओवर है? जाहिर सी बात, अगर आपस में ही विपक्ष लड़ेगा तो सीधा फायदा सरकार को ही होना है। तो हाल के दिनों को देख लीजिए आप, या फिर जो भी बीच बीच में, चाहे मेयर पद के चुनाव हुए थे हल्द्वानी में, उस वक्त आप देखिए हरीश रावत देखिए, वो गैरसैंण जाते हैं तो किशोर उपाध्याय कहते हैं कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बयान आए हैं नेताओं के, बहुत सारे ऐसे विवादित बयान आए हैं, उनकी ऐसी राय आई जिससे लग रहा है कि आला कमान की भी अब जो नसीहत है उस पर शायद अब गौर नहीं हो रहा। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी से भी जुड़ेंगे और कांग्रेस से भी जुड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस से हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो उत्तराखंड की कांग्रेस को भी और राज्य की सियासत को भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिष्ट जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आपस में लड़ेंगे या फिर बीजेपी से लड़ेंगे 22 में? नहीं, आपस में नहीं लड़ेंगे। ये तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हम लोग मोदी की तरह डिक्टेटरशिप नहीं है। कोई मंत्री नहीं बोल रहा, कोई संतरी नहीं बोल रहा, केवल मोदी के गुणगान करेंगे। यहाँ डेमोक्रेसी है। कमियां कमजोरियां होती हैं तो हम लड़ते, लेकिन चुनाव का टाइम पर सब चुनौती का मुकाबला करते हैं, वहाँ कोई मतभेद नहीं होता। बिष्ट जी, मैं वहां तक डेमोक्रेसी मान सकती हूँ जहां तक आप लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन जब आप पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने लगे तो फिर मुझे लगता है डेमोक्रेसी तो नहीं है, बात उससे आगे बढ़ गई है। नहीं, ऐसी कोई घटना, कोई इंसिडेंट नहीं है। नहीं, मैं बहुत गिना सकती हूँ आपको अभी। कोई बात नहीं, सब पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बताइए आप कौन सी बात कहना चाहते हैं? हाँ, चलिए मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती हूँ। मेयर का चुनाव हार गए इंदिरा हृदयेश के बेटे, उसके बाद साफ तौर पर इंदिरा हृदयेश ने क्या कहा था, और किसी भी मुद्दे को आप ले लीजिए जिसमें हरीश रावत किसी और दिशा में चल रहे हैं, प्रीतम सिंह कहीं और चल रहे हैं, इंदिरा हृदयेश कहीं और चल रही है, किशोर उपाध्याय कहीं और चल रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत, और अंदर की तो आपको और ज्यादा नजदीक से बातें पता होंगी। ऐसा है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, सारी नदियां, गोदावरी, ये सब समुद्र में मिलती है अंतोगत्वा। ये विभिन्न चैनल हैं, ये पवित्र गंगा लीडरशिप हमारी, और ये सब जगह एक जगह तो कांग्रेस में समाहित हो जाती है। कांग्रेस के लिए काम करते, अलग अलग दिखाने के लिए होता है, और हमारे स्वतंत्रता काम करने की। ये नहीं कि हमारे हर चीज मोदी को पूछेंगे, हर चीज त्रिवेंद्र जी को पूछेंगे, तभी हम साउथ जाएंगे, तभी नहाने जाएंगे, ऐसा नहीं है हमारे डेमोक्रेसी। नहीं, ये हीरा सिंह बिष्ट जी आप गलत बात करें। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी भी जाती है अपने आला कमान के पास। आपके नेता भी तो हरीश रावत को ही देखिए, बार बार दिल्ली दौड़ लगाते, कोई छोटी बड़ी बात हो, कोई कार्यकारिणी तक का निर्णय लेना हो, ऐसा तो आप भी करते हैं। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज बिना मोदी की मर्जी कोई बयान नहीं होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, मंत्री बयान नहीं देगा। सेंटर में कोई मिनिस्ट्री लग रही है आपको? कल का ही बयान में बता देता हूँ आपको कि मोदी जी ने निर्णय लिया, रिक्रूटमेंट के लिए नया बोर्ड गठन किया, तो उसमें उसके कैबिनेट के मिनिस्टर बाहर आके बयान दे रहे और कैबिनेट के भागीदार हैं जिसमें निर्णय हुआ।
कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अरे आप कौन होते बोलने वाले, आप तो भागीदार हो उसमें, बाहर पब्लिक बोले दूसरों में तो ठीक है, ये तो हैसियत बना दी मोदी जी ने। तीन कैबिनेट मिनिस्टर का बयान सुना कि कल जो निर्णय बहुत अच्छा निर्णय, मोदी जी की सोच बड़ी अच्छी है और ये बड़ा अच्छा मोदी जी प्रस्ताव लाए। और अरे ये आप मंत्री होके जिसमें तुम्हारी भागीदारी है, तुम खुद ही महिमा वर्णन करने पे लगे हो। यार देश को क्या दे रहे आप? ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए जो उनको सही लगेगा करेंगे हीरा सिंह बिष्ट जी, और लेकिन आपकी पार्टी के नेता तो किसी मुद्दे में एकजुट भी नहीं हो पाते। अभी महेश नेगी का आप मामला ले लीजिए, तो उधर एक तरफ हरीश रावत कह रहे हैं कि ठीक है सरकार देखेगी, और आपकी पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे आप एक फ्रेंडली विपक्ष बन गए हैं, आप मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। सत्ता को यहाँ पर आप और ज्यादा ईज दे रहे हैं कि ठीक है आप बढ़िए आगे। हमारे पार्टी में सरकार से मांग की है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, उसमें प्रदर्शन भी हुआ, ऐसा नहीं है, मांग की गई क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, किसी एक बड़े नेता का बयान बता दीजिए, किसी एक बड़े नेता का बयान बता दीजिए हीरा सिंह बिष्ट जी, किसी बड़े नेता का जो सख्ती से उतरा हो इस मामले में और कड़ाई से कार्रवाई की बात कही हो, मुझे बता दीजिए। हरक सिंह के दौर में जो बीजेपी ने किया था उसका आप लोग 10% भी नहीं कर पाए। ऐसे तो आप बटे हुए हर बड़े मुद्दे पर। नहीं, हमारी पार्टी बड़ी शालीन है, हमारे नेता बड़े शालीन है, हर मुद्दे को लेकर वो इतने एग्रेसिव नहीं होना चाहते। ये जब एक एफआईआर हो गई, ये डिमांड करती है इस पे जांच करो, पुलिस रिपोर्ट। आपने बड़ा ही प्यारा शब्द दे दिया, शालीनता। लेकिन हीरा सिंह बिष्ट जी, विपक्ष तो कभी शालीन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जनता की आवाज होता है। सरकार से ज्यादा जनता जो है वो विपक्ष पर भरोसा करती है। अब आप यहाँ पर शालीनता निभाने लग जाएंगे, औपचारिकता निभाने लग जाएंगे, तो कैसे होगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, एग्रेसिव तरीके से उठाना। जरा आप तुलना कीजिए, राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे चीन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, पलायन के बारे में, प्रवासी भारतीयों के बारे में। इसके राहुल गांधी तो जो कर रहे हो दिल्ली में, पूरे देश में कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उत्तराखंड में? हीरा सिंह बिष्ट जी, सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं उत्तराखंड में? बीजेपी के नेता नेहरू जी से लेकर इतिहास पूछने लगते हैं, जवाब नहीं दे रहे। हम विपक्ष में हम सवाल करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देकर नेहरू जी के बाद ये हुआ, तिवारी जी ने ये किया। अरे तुम बताओ ना, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, प्रदेश को दे क्या रहे हो? उससे क्यों पलायन कर रहे हैं? मोदी जी हो चाहे त्रिवेंद्र जी हो, किसी एक बात का जवाब आज तक नहीं दिया। जितनी घोषणाएं मोदी जी की थी, एक घोषणा पूरी सबसे पलायन करते हैं, भागते हैं। आपकी हिम्मत इतनी नहीं कि आप चीन का नाम तक ले लेके जमीन पे कब्जा कर दिया। ठीक है, उस पे तो हम घेर लेंगे मोदी जी को। अभी उत्तराखंड पे आप कितना घेर रहे हैं, ये थोड़ी पीड़ा हमें हो रही है। आप ही की पार्टी से हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर बात पे बड़ी बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, जो उन्हें लगता है, बगैर लाग लपेट के। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज शायद मिल रही हो आपको मेरी? जी नमस्कार जी, हुक्म करें। जी किशोर जी, ऐसी क्यों नौबत आ गई कि आपको कहना पड़ा अगर मेरे अपमान से कांग्रेस का भला होता है तो मुझे मंजूर है? नहीं, मैं बड़े लंबे समय से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से यहाँ दोहरे मानक नहीं हो सकते हैं। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, किशोर उपाध्याय अध्यक्ष थे, पार्टी हारी, किशोर उपाध्याय को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब 5 सीटों में मेरे ख्याल से एक आध जगह कांग्रेस की जमानत बची हो और उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन करते हैं, उसमें किशोर उपाध्याय से जो संबंधित जिन लोगों ने मेरे साथ 3 साल काम किया, उसमें से आप किसी को भी कमेटी में नहीं रखते हैं। तो इसलिए मुझे कहना पड़ा। और मैंने अध्यक्ष जी को भी कहा, जो प्रभारी हैं उनको भी कहा है। आप यहाँ तक कि पोस्टरों में जो है, पोस्टर में, बैनर में जो वरिष्ठ नेता हैं जिनका योगदान है कांग्रेस को खड़ा करने में, यहाँ जिन्होंने दिन रात लगा करके कांग्रेस को खड़ा किया है जब एक भी सीट नहीं थी, और आप अगर इस तरह से अपमान करेंगे तो कोई अच्छी बात थोड़ी है पार्टी के लिए। इसलिए मुझे कहना पड़ा जी, लिखनी पड़ी। अभी तो क्या किशोर जी, आपको ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी सेकेंडरी हो गई है और जो व्यक्ति विशेष हैं, जो नेता हैं, वो पहले नंबर पर आ गए हैं और ये नुकसान पहुंचा रहे कांग्रेस को? नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये पिछले जो है 2-3 साल से कि जिस हिसाब से एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में। मैंने पिछली बैठक में, मैं इंदिरा जी को भी देख रहा हूँ यहाँ, मैंने आपसे बात की कि भाई मैंने ये जो कोविड-19 का जो दौर है, मैंने लगभग 3-4 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की है। उनकी इच्छा है कि कम
आप 4 लोग ही आपस में मुंह मिला लो। जी अब 4 लोग भी मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं है। आप जी कोई बैठक करते हैं, बैठक में जो है आप पूर्व अध्यक्ष को नहीं बुलाते हैं। बिल्कुल अरे भैया, हम लोगों ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया? हम तो कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं। जी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारे सामने अब चुनौती है भविष्य में, कांग्रेस को खड़ा जी करके चुनाव बिल्कुल जीतने हीरा की। जी लोकसभा की पांचों की पांचों सीटें हार गए हैं, हाँ ब्लॉक प्रमुखों में हार गए, पंचायतों में हार गए। अब क्या बिल्कुल। किया और आगे, जो उस ये वक्त समझ के में नहीं अगर आ रहा। विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2-2 सीट से मुख्यमंत्री उठते हैं और वो हार जाते हैं। तो हीरा सिंह बिष्ट जी, जो बातें किशोर उपाध्याय कह रहे हैं उनकी बातों को आप नकार नहीं सकते। पूरे राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और बड़े ढंग से संभाली है। तो ये तो आपकी पार्टी के अंदर का हाल है। जब व्यक्ति यहाँ पर अपने लिए सारी चीजें, सारा माहौल तैयार करने लगेंगे तो पार्टी का क्या होगा? किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस के सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, सबको लेकर चले हैं। लेकिन अब मैं उनको थोड़ा भूल गए आप लोग? जरा कुछ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात उन्होंने शालीनता से कही। मैं भी ये बात कह सकता था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी, हीरा सिंह बिष्ट को नहीं पूछा। हाँ, आप भी देहरादून में रहते हुए आप भी नजर नहीं आते। तो यही ना, तो अनुभव जो है वही मेरा सवाल है कि इतने अनुभवी लोग आप हैं तो क्यों नहीं आप सब साथ नजर आते हैं? यही सवाल है। आप भी गाहे बगाए देहरादून में होते हैं लेकिन कहीं और नजर नहीं आती पार्टी के साथ। ये तो मैडम जिस पे जिम्मेदारी है ये उसका काम है सबसे राय मशवरा लेना। अगर हमें राय मशवरा के बिना काम चलाओ, लेकिन चलना चाहिए, कहीं दिखना चाहिए विपक्ष है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। जो आज जनता चाह रही उस पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये कमजोरी हमारी है, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जबरदस्ती राय देने की हीरा सिंह बिष्ट की आदत नहीं है। मैं शिक्षा कांग्रेस की वर्कर की तरह काम करता हूँ, जो निर्णय हो गया। लेकिन जब लोग यही नहीं समझ रहे, मैं किसी लायक हूँ, जिंदगी कांग्रेस में बीत गई, यूथ कांग्रेस, NSUI, विधायक, ब्लॉक नहीं, अब ये लायक है कि लायक नहीं है, यही सवाल है कि आकलन किस आधार पर हो रहा है। तो यही तो गुटबाजी कह लीजिए, छोड़िए, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, यही तो गुटबाजी है यहाँ पर। यही तो अंतरकलह है यहाँ पर कि जो लोग ये कैटेगरी तय कर रहे हैं, जो लोग ये वर्गीकरण कर रहे हैं, दरअसल वही मानक खराब है। आप बताइए, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, किशोर उपाध्याय जी को वर्चुअल रैली होती है, उनको बुलाना छोड़िए, उनको जानकारी तक नहीं दी जाती है। तो ये तो सीधे सीधे है कि अब गुटबाजी आप कर रहे हैं जो जिम्मेदार लोग रहे हैं पार्टी के प्रदेश में। ना मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी रहे हैं, चाहे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, अध्यक्ष भी रहे। सीनियर लोगों को बुलाना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस को खड़े किए, चलाया, जो कांग्रेस जिनके नाम से जानी जाती है। अगर हम उनको इग्नोर करेंगे तो नहीं चल पाएगा। ऐसे हमें इसके परिणाम कोई अच्छे नहीं मिलने वाले। ये हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। चंद 4 लोग बैठकर इतने बड़े संगठन चला नहीं करता। बड़े व्यापक दृष्टिकोण से कांग्रेस बड़े व्यापक दृष्टिकोण की है। मेरे मतभेद हैं, लेकिन फिर भी सलाह करूंगा। मेरे मतभेद हैं, संगठन के हित में सरकार को बनाने के लिए हम एडजस्ट करेंगे। नहीं, वो जो बात मैंने आपसे कही हीरा सिंह बिष्ट जी, मतभेद तो होते हैं, लेकिन जब आप जनता के सामने जाइए, जब आप जो सत्ता पक्ष है उसके सामने जाइए, तब तो कम से कम एक चेहरा, एक पार्टी नजर आइए ना। वहां भी ऐसा नहीं होता। तो किशोर उपाध्याय जी, आप सीधे सीधे नाम लेते हैं, इंदिरा हृदयेश का नाम लेते हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष है प्रीतम सिंह का नाम लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम लेते हैं कि अगर आप लोगों के नेतृत्व में पार्टी आगे नहीं बढ़ी तो कांग्रेस आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो आपको लग रहा है कि चीजें 22 तक सही होने वाली नहीं है? ये जिम्मेदारी जी, ये किशोर उपाध्याय जी से मेरा सवाल है जी। अच्छा, ठीक जी। नहीं, मैं वीर सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं और सबसे वरिष्ठतम नेता हैं। 77 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज राजीव जी का भी जन्मदिन में है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी राहुल गांधी जी ने, जब हम चुनाव हारे 19 में, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अब ये कांग्रेस कैसे खड़ी होगी कि पूरे प्रदेश में किसी प्रदेश अध्यक्ष ने, किसी मुख्यमंत्री ने, CWC के लोगों ने, जिला अध्यक्ष ने उनके पदों का उनका अनुसरण ही नहीं किया। और आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को दोबारा अध्यक्ष बनाइए, आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो हमारा नेता जो कह रहा है, जब आप उसी की नहीं सुनते तो किशोर उपाध्याय की क्या सुनेंगे? तो किशोर जी, रावत जी, हरीश रावत जी, इंदिरा हृदयेश जी, हीरा सिंह बिष्ट जी, प्रीतम सिंह जी और इंदिरा हृदयेश जी और हरीश रावत जी तो नंबर 1, 2, 3 थे उसमें क्या कहते हैं सरकार में, और मैं अध्यक्ष था। तो खाली किशोर उपाध्याय की जिम्मेदारी फिक्स हो कि भाई उसने यहाँ कांग्रेस को हरा दिया?
जी। अरे हमने 2016 में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के मुंह से कांग्रेस की सरकार बचाई है, उसमें सबका योगदान था। अब उस योगदान में जब योगदान हो तो उसका श्रेय लीजिए, और जब जो है उसमें पनिशमेंट की बात हो तो खाली किशोर उपाध्याय को जो है वो टारगेट कर लिया जाए। जी। क्यों किया जा रहा है, मैं तो समझ में नहीं आता है। ठीक है और किशोर जी, नाराजगी नाराजगी आपकी खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता है मुन्ना सिंह चौहान जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहस में। तो कितनी आसान आपकी राह कर रहा है कांग्रेस, या फिर आपको लगता है कि अभी भले ही अंतर कलह हो, कुछ गिले शिकवे हो, लेकिन 22 में चुनौती कड़ी मिलने वाली है आपको? धन्यवाद प्रीति जी। नहीं, हमें कांग्रेस के अंदरूनी सिर फुटबल में कोई रुचि नहीं है, और जाहिर तौर पर है जो हम निरंतर कहते आ रहे हैं वो अब सार्वजनिक हो चुका है कि किस प्रकार से निजी स्वार्थों के लिए किस प्रकार से कांग्रेस के लीडर्स एक दूसरे पे छीछा लेदरी करने में लगे हुए हैं। जहां तक 2022 का चुनाव है, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी चुनौती ही नहीं मानती। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकें। उसका कारण कोई कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत डिसिप्लिन्ड कार्डर स्ट्रक्चर है, बहुत डिसिप्लिन संगठन है, बहुत नियमित रूप से संगठन के अभ्यास हैं। जी। और मुन्ना सिंह चौहान जी, क्या इस मैं अति बहुत जोर आत्मविश्वास देकर के के कह पीछे रहा हूं फिर से वो इतिहास तो नहीं दोहराया जाएगा? हो सकता है जो कुछ गिने चुने विधायक बच गए हैं कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में ना आ जाए। अब ये इस पे बेहतर है टिप्पणी ना करूं, क्योंकि हमारा किसी पार्टी के लोगों को पिछले विधानसभा चुनाव में तो आपने द्वार ही नहीं बल्कि बड़ा वाला गेट खोला था। लेकिन ये जरूर है अपने आप में बड़ा विशाल गेट खोल दिया था आपने, छोटे द्वार ही नहीं खोले थे। लेकिन प्रीति जी ये जरूर है, मैं आपकी इस बात को इस रूप में कहूंगा, ये जरूर है कि राजनीतिक कार्यकर्ता आखिरकार जब कुंठित और निराश हो जाता है तो विकल्पों की तरफ तलाशता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने, वामपंथी दलों ने पूरे देश के अंदर देश के जनमानस को निराश किया और अपने ही कार्यकर्ताओं को निराश किया, उनको जिस प्रकार से उनको फेल किए ये लोग, उसी का नतीजा था कि मास एक्सोडस तमाम सारे वामपंथी दलों से, कांग्रेस पार्टी से, तमाम सारी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता उस पर भरोसा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था उस पर भरोसा करते, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का जो क्रेडेंशियल्स थे उस पर भरोसा करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस हम लोग कहते भी हैं, लेकिन हम 24/7 जी विपक्ष में रहते हुए जीत की राह जितनी आसान होती है, चुनाव लड़ने के सत्ता में लिए रहते हुए उतनी ही मुश्किल हो जाती है मुन्ना सिंह चौहान जी। और बहुत सारे ऐसे मामले आ गए हैं, मुद्दे आ गए हैं जो आप मानिए, स्वीकारिए कि जवाब देना होगा आपको उनका। नहीं, निश्चित रूप से हम सत्ता में हैं, सरकारें चला रहे हैं, तो हमारी जवाबदेही है, उसके हम जवाब देते भी हैं, वो आगे भी देंगे। लेकिन फिर मैं जोर देकर के कह रहा हूं, चुनाव हमारे पार्टी का एक छोटा सा कार्यक्रम है। केवल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के सरोकार, वो आपदा हो, देश पे कोई संकट हो, वो कोविड-19 का दौर हो, वो किसी प्रकार की केदारनाथ की आपदा हो, वो देश के अंदर कहीं पर सुपर साइक्लोन हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 बेसिस पर देश के सरोकारों, देश की सेवा, पार्टी की देश के लोगों की खिदमत के लिए कार्यकर्ता कहां बेहतर काम कर रहे हैं, और यही हमारी ताकत है। लेकिन अभी आपदा से इस वक्त ही जब आप और हम बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा इलाका होगा जो अभी जूझ रहा होगा, क्योंकि भारी बारिश का रेड अलर्ट है उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में, कुमाऊं के जिलों में, उधर गढ़वाल के जिलों में। खैर, उसका भी जवाब आप दीजिएगा। तो किशोर जी, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो पीड़ा है वो साफ नजर आ रही है। तो क्या जो अगला चुनाव आएगा किसी और चुनाव चिन्ह के साथ आप नजर आ सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, मुझे तो इंदिरा जी, राजीव जी का और सोनिया जी सबका आशीर्वाद मिला है,
मैं ये कह रहा हूँ कि आज जिस तरह से मैं भी मुन्ना सिंह चौहान जी की बात, यहाँ उत्तराखंड में बदलाव का वातावरण बन रहा है, लेकिन अगर हम बदलाव का वातावरण नेगेटिविटी पर बनाएंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ नए तरीके से रीअलाइनमेंट ताकतों में हो रहा है। मैंने ये आगाह किया है पार्टी को कि वो अपना रास्ता बदले, अपने रास्ते को ठीक करे, एकजुट हो। और आज हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी और इंदिरा हृदय जी की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तीनों पदों पर हैं कि वो पार्टी को एक करें और चुनौतियों से जूझने का काम करें। जी किशोर उपाध्याय जी, तो किसको जिम्मेदार आप सीधे सीधे मानते हैं? भले ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रीतम सिंह बैठे हो, लेकिन इंदिरा हृदय की बात करें, हरीश रावत की बात करें, दोनों का राजनीतिक कद जो है वो उनसे बड़ा है अनुभव के आधार पर। तो क्या यहाँ पर ये मानते हैं कि ये चीज भी थोड़ा नुकसान पहुंचा रही है? प्रीतम सिंह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते और हरीश रावत, इंदिरा हृदय एक साथ आने को तैयार नहीं है, तो किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, सवाल जिम्मेदारी का नहीं है। सवाल ये है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उन मुद्दों को उठाएं। आज सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री जो है प्रदेश में है, इतने उनके ऊपर आरोप हैं, कोई नेता जो है उन बातों को नहीं उठा रहा है। आज सबसे भ्रष्टतम सरकार है। आज जो है एक एमएलए जो है इतने बड़े कांड में फंसा हुआ है, उससे पहले भी इस तरह के लोग फंसे हैं। हमारी पार्टी पता नहीं क्यों सो रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। अरे कौन उठाएगा वो बातें? जो है वो अपने आप थोड़ी, जो है कोई मतदाता थोड़ी उठाएगा। तो हमको जो उत्तराखंड का बुरा हो रहा है, अगर उन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से अगर इस मुगालते में रहेंगे कि अपने आप भाजपा से नाराज होकर के हमारी थैली में भरभरा करके वोट आ जाएंगे। और जैसे भी मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे, अरे भाई कांग्रेस तो एक मूवमेंट रहा है आजादी का, और यहाँ जितनी भी परेशानियां थी देश में, किसी भी तरह की कहीं कोई आपदा आए तो कांग्रेस वहां सबसे पहले खड़ी होती थी। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय बड़ा परेशान है, उसके साथ खड़े होइए। कोई किसी के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, किसी के साथ कोई बात हो जाए तो अगर खड़े नहीं होंगे तो कार्यकर्ता भी आपके साथ कल खड़ा नहीं होगा, ना जनता खड़ी होगी। आज कोरोना के काल में जिस तरह की हालत है, कहीं स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और उस पर अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जनता में हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। मुन्ना सिंह चौहान जी, तो आप अपनी पीठ मत थपथपाए कि कोई आरोप नहीं लग रहे, आप शुक्र मनाइए कि विपक्ष सोया हुआ है यहाँ। चौहान जी। नहीं, मैं आपको फिर दोहरा करके कह रहा हूं, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, वैसे किशोर उपाध्याय की कुछ बातें तो रस्म अदायगी के लिए कह रहे हैं। पहले तो आप ये समझे, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार उनमें से एक सरकार है जिनके कार्यकाल में 3.5 साल के कार्यकाल में सुई के नोक के बराबर भी किसी घपले घोटाले का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। सुई के नोक के मुन्ना सिंह जी जर्रा बराबर भी नहीं थे। और डे वन से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के रिजॉल्व पर मजबूती के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार खड़ी है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से मेरे कहने से नहीं, जिस प्रकार से कोविड के दौर में कोविड के मैनेजमेंट को लेकर के जिस प्रकार से तमाम सारे इंतजामात को करके दूरस्थ जगह पर इंतजामात करने को, जिस प्रकार से फैटेलिटी मॉर्टेलिटी को मिनिमाइज करके, और जिस प्रकार से तमाम सारे इंतजाम सीमित संसाधनों के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार ने किया, उसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। जी, पूरे देश के लोगों ने बहुत सारे मॉडल को हमसे एक प्रकार से आप थोड़ा सा देर में जुड़े, लेकिन तो क्या किशोर उपाध्याय जी बोलिए, किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? किशोर जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सरकार पर और इस मुख्यमंत्री पर इतने आरोप हैं कि अगर ढंग से जनता के बीच में आ जाए तो उनका मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी और भाजपा सरकार और भाजपा के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चौहान साहब, आप थोड़ा देर से जुड़े तो उतना वक्त नहीं दे पाए। किशोर उपाध्याय जी, तो आप कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी नहीं है, कमी एकजुटता की हो गई है, जो 22 में तमाम मुद्दों के होते हुए भी कांग्रेस की जीत की राह को मुश्किल करती है। तो ये सोचना होगा कि पार्टी से बड़े अगर नेता या व्यक्ति हो जाएं तो नुकसान उससे सभी का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े थे। किशोर उपाध्याय जी आपका, मुन्ना सिंह चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।